हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आपने ये सुना था कि जो स्कॉट नाम का एक घटिया व्यक्ति था वो किस तरीके से महिलाओं को लगातार हरास कर रहा था। उसकी कितनी घटिया हरकतें थी। वो बार बार कॉलेज में एडमिशन लेता था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था क्योंकि उसको महिलाओं के साथ वहां पर छेड़खानी करनी थी। इसके कारण से वो मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट होता है। बार बार पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन हर बार उसको छोड़ दिया जाता है। उसको पुलिस ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। धीरे धीरे वो 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। इसी दौरान इसकी इंसेल कम्युनिटी से पहचान होती है, यानी कि इनके बारे में इसे पता चलता है कि इंसेल कम्युनिटी के लोग कैसे होते हैं। उसको भी ऐसा लगने लगता है कि वो भी इंसेल कम्युनिटी को ही बिलोंग करता है, क्योंकि उसको भी महिलाएं कभी भी तवज्जो नहीं देती थी। और इंसेल कम्युनिटी में वही लोग होते हैं जो महिलाओं से नफरत करते हैं, और इस कारण नफरत करते हैं क्योंकि महिलाएं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं। जनरली इसका यही रीजन होता है। स्कॉट बहुत सारे डेरोगेटरी गाने लिख रहा था महिलाओं के प्रति, जिसमें वो उनकी इंसल्ट कर रहा था, उटपटांग बातें लिख रहा था। और अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो म्यूजिक है ये ऑनलाइन आज भी मौजूद है। उसके गानों की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। और मुझे ये तो नहीं पता कि उसमें उसके सारे गाने हैं या नहीं, लेकिन ज्यादातर गाने उसके ऑनलाइन आज भी आप लोग सुन सकते हैं। उसके गानों के जो टाइटल थे, जो नाम थे, वो ही इतने ज्यादा घटिया था कि उससे पता चलता है कि उसका दिमाग कितना ज्यादा घटिया रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसेल कम्युनिटी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था, और उसी दौरान उसको एक व्यक्ति के बारे में पता चला। अगर आप लोग लंबे समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा एक इंसेल कम्युनिटी का केस, जो कि मैंने आपको सुनाया था पूरे डिटेल में। ये जो केस था, ये जिस लड़के के बारे में था उसका नाम था इलियट रॉजर। वो आज तक जितने भी इंसेल्स हुए हैं उनमें से डेडलीस्ट उसको कहा जा सकता है। 2014 में ही उसने 6 लोगों की हत्या की थी, और वो भी हत्याएं उसने की थी कॉलेज कैंपस में, जो कि कैलिफोर्निया में था। उसके बाद उसने अपनी भी जान ले ली थी। और उसने ऐसा क्यों किया था? उसने ऐसा किया था इंसेल कम्युनिटी के लिए। वो ये चाहता था कि जितने भी लोग महिलाओं से रिजेक्टेड होते हैं वो उसको याद रखें, और एक तरह से ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ही उसने इतना बड़ा कांड किया था। और अजीब सी बात तो यह है कि इतना गंदा काम करने के बाद, यानी इतनी सारी हत्याएं करने के बाद, ये जो व्यक्ति था यानी कि इलियट रॉजर, ये इंसेल कम्युनिटी के लिए एक हीरो बन चुका था। लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, उसकी कम्युनिटी के लोग। वो उसको आइडलाइज करते थे, उसके जैसा बनने के सपने देखा करते थे। और यहां तक कि आज भी, यानी कि 2025 में भी, इलियट रॉजर ऐसे लोगों का हीरो है। और आज भी इंसेल कम्युनिटी में उसका नाम बहुत ज्यादा सम्मान से लिया जाता है, और उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग इतने इविल, इतने डिल्यूजनल, इतने डिस्गस्टिंग व्यक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी हरकतों को पसंद कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो इसी इलियट रॉजर को ये स्कॉट भी बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसे एडमायर करता था। और उसे ऐसा लगता था कि उसने सारे इंसेल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा महान था। अब जब स्कॉट ने इलियट रॉजर के बारे में पढ़ा तो उसको पता चला कि जो इलियट रॉजर था वो भी एक यूट्यूबर था, और बहुत सारे ऊटपटांग यूट्यूब वीडियोस बनाया करता था जिसमें वो बकवास किया करता था। तो इसने भी यही करने का डिसीजन लिया। वो भी एक यूट्यूबर बन गया, और उसके बाद अपनी रेंटिंग वो यूट्यूब पर पोस्ट करने लगा था। इसके चैनल का नाम था कॉर्निफेक्स, और इसके द्वारा ये इलियट रॉजर की लेगेसी को आगे ले जाने के मूड में था। अगले कुछ महीनों में स्कॉट ने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट कर दिए थे, और ये सारे के सारे उसके जो वीडियोस थे वो पब्लिकली पोस्टेड थे। यहाँ पर ये अपने डिस्गस्टिंग, बहुत ही ऑफुल व्यूज जो कि महिलाओं के बारे में थे, उनको खुलेआम पोस्ट किया करता था। इसमें इसने बताया कि जब मैं 8th ग्रेड में था तब से मेरे दिमाग में मिसोजिनिस्टिक थॉट्स आने लगे थे। उस समय मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था मीन गर्ल्स। तो जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा मीन होती हैं अदर फीमेल्स के प्रति भी, और साथ ही कई बार वो एडल्ट मेल को या किसी लड़के को भी या किसी क्लासमेट को भी टारगेट करती हैं, और किसी ग्रोन मैन को भी ये टारगेट कर सकती हैं, और उसकी पूरी पर्सनैलिटी को हिला कर रख सकती हैं, उसे बर्बाद कर सकती हैं। तो अपनी ये जो बकवास थी, अपनी जो रेंटिंग थी, ये लगातार अपने वीडियोस में पोस्ट कर रहा था। और ये उसके सारे के सारे लक्षण थे टिपिकल इंसेल होने के। उसने 17 वीडियो अभी तक पोस्ट कर दिए थे, और अभी भी उसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें
पूरे इसके वीडियोस को कंपाइल किया गया है और जो स्कॉट के वीडियोस के मेन पॉइंट्स हैं उनको कंपाइल करके एक 2 घंटे लंबा वीडियो बनाया गया है। और ये वीडियो देखना अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इससे ये पता चलता है कि इसकी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा खराब थी। इसके अलावा वो बहुत सारी रेसिस्ट बातें भी कर रहा था अपने वीडियोस में। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग थी सुनने में। इसका मानना था कि एक रेस के लोगों को दूसरे रेस के लोगों के साथ बिल्कुल भी डेटिंग नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने लोगों को चीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये होमोफोबिक भी था, इसके बारे में भी इसने बहुत सारी चीजें बोली हैं। और साथ ही इसने ये भी बताया है अपने कुछ वीडियोस में कि वो पुलिस को बहुत ज्यादा नफरत करता है। ऐसा लगता है उसके रैंट्स को सुनकर कि वो हर किसी से नफरत करता था, सिर्फ स्ट्रेट वाइट मैन को छोड़कर। वो महिलाओं को गालियां देकर, गंदी गालियां देकर रेफर करता था। वो लगातार इस बात की कंप्लेंट करता था कि औरतों ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया है, उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीती है। उसने अपने वीडियो में यह भी बताया कि वो टोटल 14 फर्स्ट डेट्स पर जा चुका है, और यानी कि कभी भी सेकंड डेट की नौबत ही नहीं आई। हमेशा फर्स्ट डेट के बाद ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया और कभी भी वो सेकंड डेट पर गया ही नहीं। उसने इस डेस्परेशन के बारे में भी बात की है कि उसको एक गर्लफ्रेंड चाहिए और उसके बाद वो शादी करना चाहता है, और साथ ही वो फिजिकल रिलेशनशिप भी ऑब्वियसली बनाना चाहता था, लेकिन कभी भी कोई लड़की उसके पास आने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इसका कारण वो लड़कियों को ही बताता था, महिलाओं को ही बताता था। वो कभी भी अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेता ही नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है, ये बस औरतों की ही गलती है कि वो उसके साथ डेट नहीं करती हैं या उसके जैसे क्रीप व्यक्ति के पास आने के लिए तैयार नहीं है। उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा सॉरी फील होता था और वो खुद ही विक्टिम प्ले करता था। उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत ही बेचारा है और उसकी कोई भी गलती है ही नहीं। अपने एक वीडियो में तो उसने अपनी हाई स्कूल की जो क्लासमेट्स थी उनके बारे में बातचीत की है। उसमें उसने ये भी बताया है, करीब 10 मिनट तक ये बताया है कि ये जो लड़कियां थी जब वो 8th ग्रेड में थी तब किस तरीके से इसको नाराज किया था उन्होंने, किस तरह का उनका बिहेवियर था। और इस तरह की बातें वो लगातार अपने वीडियोस में कर रहा था उन महिलाओं के प्रति जो कि अब करीब करीब इसी की एज की होंगी, यानी 35 ईयर्स की होंगी। उनकी हाई स्कूल की बातें बता रहा था वो अपने वीडियोस में। तो इस तरह की चीजें वो लगातार करता रहता था। हर एक लड़की की अलग अलग कहानियां सुनाता रहता था और कहीं ना कहीं उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। I'd like to talk a little bit about cops now and how much I hate them and why I hate them. The one that really gets me is why do you got to be so rude? I'm going to marry you anyway. If you want to understand why females are as arrogant as they are in society today, young females, not that this is the only to discuss and address the origins of my misogynism and the rebirth and when it was reborn. Nobody emerges out of the womb one particular way. I would say the origins really derive in 8th grade. 8th grade home ec class. And I know there's a movie called Mean Girls, but that's girls being, I think, mean to other females. You've never, if you haven't seen the will that a group of females can generate when they target anyone, be it an adult male or a classmate or anyone. It's not just fellow classmates. It can be a grown man. The fact that you have to set traps and snakes sit and wait like pythons. उसके बाद फाइनली इसने एक वीडियो बनाया अपने आइडल के ऊपर, यानी कि इलियट रॉजर के ऊपर, और जो उसने मर्डर्स किए थे इतने सारे उनके ऊपर। उसने इस वीडियो में कहा, आई हैव अ ड्यूटी एन ऑब्लिगेशन, अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रोसीड एंड एक्ट जस्ट लाइक ही डिड। यानी कि वो ये कबूल कर रहा था कि उसका ऑब्लिगेशन है अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपनी इंसेल कम्युनिटी के प्रति, कि वो भी इस तरह की कोई हरकत करे जो इलियट रॉजर ने की थी। इसके बाद उसने ये भी बताया अपने इस वीडियो में कि मैं एक वीडियो सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें मेरी जो लास्ट विश है और जो मेरा टेस्टामेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा, अपनी विल के बारे में बात करूंगा। उसने ये भी कहा कि इस सीरीज का जब 10th वीडियो आएगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूंगा। और साथ ही इस वीडियो में उसने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर जल्दी ही मेरे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने किसी महिला के साथ तो मैं औरतों के ऊपर अपना गुस्सा निकालूंगा और मैं लैश आउट करने वाला हूं। और ऐसा ही इस केस में हुआ भी, जो कि हम जल्दी ही देखने वाले हैं। स्कॉट लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा था, इस तरह के वीडियोस पोस्ट कर रहा था, लेकिन ज्यादातर समय वो अनएम्प्लॉयड था, यानी कि उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी।
उसका ज्यादातर खर्चा अपने मिलिट्री डिसेबिलिटी अलाउंस से निकल रहा था। आपको पता ही है कि उसको लात मारकर मिलिट्री से निकाल दिया गया था, लेकिन ये बहुत ही एक रिडिकुलस बात है कि उसके बाद भी उसको खर्चा दिया जा रहा था, एक तरह से उसको पेंशन मिल रही थी। और आपको याद ही होगा कि उसने 4 फीमेल ऑफिसर्स को असॉल्ट किया था, उसको एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उसको खर्चा मिल रहा था, सरकार उसका खर्चा उठा रही थी कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो बेरोजगार बैठा हुआ था। और इस बेरोजगारी वाले खाली समय में वो इस तरह के पागलपन वाले वीडियोस बना रहा था। इसी दौरान एक इंसिडेंट होता है जब स्कॉट एक पार्टी में जाता है और उसके पास एक गन थी। वो उसको निकालकर सबको दिखाने लगता है, वेव करने लगता है, शो ऑफ कर रहा था ज्यादातर महिलाओं के सामने। वो उनको डरा धमका रहा था कि तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, यानी कि डरा धमकाकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई भी महिला उसके साथ नहीं गई और उस दिन कोई हादसा होने से बच गया। एक दिन और ऐसा ही हुआ, जबकि एक महिला जो कि पूल के बगल में बैठकर सन बात ले रही थी, ये उसके पास पहुंच गया। ये उसके पास जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया, उसको घूरता रहा और उसके बाद कहने लगा कि तुम्हारे बर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और मैं सनस्क्रीन लगा सकता हूं उनके ऊपर। अब ये जो महिला थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई ये सब सुनकर, ऐसे जनरली कोई बोलता नहीं है। उसने साफ मना कर दिया। तब स्कॉट बहुत ज्यादा नाराज हो गया कि उसने कैसे इसको ना बोलने की हिम्मत की। वो उसको छू नहीं पा रहा था, इसके लिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। अब उसने इस महिला के पास जाकर उसको बुरी तरीके से शेक करना शुरू कर दिया और उसके बैक साइड पर स्लैप करना शुरू कर दिया। और बाद में ऐसा बताया जाता है कि उसके बैक साइड पर इसने अपना फेस लगा दिया था, यानी कि जबरदस्ती उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। थैंकफुली उस महिला ने पुलिस वालों को बुला लिया, उसको इस चीज के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। लेकिन अल्टीमेटली जैसा होता था वही हुआ, उसके सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। और ऐसा इस केस में हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। जब भी स्कॉट किसी तरीके से पुलिस वालों के चंगुल में फंसता है, कभी भी उसका कोई फायदा नहीं होता। और ये चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और उससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी सिंगल कन्विक्शन हुआ ही नहीं था, हर बार वो बचकर निकल जाता था। यानी कि इसका मतलब यह है कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बन पाया था, उसकी इतनी ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होने के बावजूद भी। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि उसने गन लेकर इतने सारे लोगों को धमकाया है, इतने सारी लड़कियों के साथ गलत हरकत की है, छेड़ाखानी की है, उनको ग्रोप किया है, यानी कि टच करके उनको असॉल्ट किया है। उसको कई बार कॉलेज कैंपस से गिरफ्तार किया गया, उसको वहां पर आने पर रोक लगाई गई। यहाँ तक कि जब वो आर्मी में था तो उसने 4 ऑफिसर्स को असॉल्ट किया, उसको वहां से निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और इसी कारण से जब भी ये किसी जॉब में जाता था, कहीं भी जाता था, तो क्योंकि इसका बैकग्राउंड अगर चेक कोई करे भी तो इसका कोई रिकॉर्ड निकलता ही नहीं था। और इसके बाद इस केस में जो हुआ वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, उस पर मुझे विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जब स्कॉट करीब 38 ईयर्स ओल्ड था, ऑब्वियसली वो तब भी अनएम्प्लॉयड था क्योंकि हमेशा उसको निकाल ही दिया जाता था, तो इस समय भी वो एक जॉब की तलाश में था। और इस बार उसने ये डिसाइड किया कि वो एक टीचर बनने की कोशिश करेगा। और आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि उसको एक टीचर के रूप में जॉब मिल भी गई। वो एक मिडिल स्कूल टीचर बन गया एक बार फिर से। और इसका जो घटिया बिहेवियर था वो यहाँ भी लगातार जारी रहा। ये वहां की स्टूडेंट्स को लगातार परेशान करने लगा, उनके साथ क्रीपी बिहेवियर करने लगा, उनको सेक्सुअलाइज कर रहा था, उनके ऊपर गंदे कमेंट्स करता था, यहाँ तक कि उनके साथ ग्रोपिंग जैसी हरकतें भी कर रहा था। ये अपनी ही स्टूडेंट्स को स्टॉक कर रहा था। इनअप्रोप्रिएट निकनेम्स दे रखे थे इसने वहां की बच्चियों को। एक दिन इसने एक यंग लड़की को पकड़ लिया, यानी अपनी स्टूडेंट को, उसको टिकल करने लगा, गुदगुदी करने लगा और उससे पूछने लगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इस तरह की हरकतें खुलेआम कर रहा था। इसके अलावा इसी पॉइंट पर अब स्कॉट को इस स्कूल में आकर एक नया क्रीपी ऑब्सेशन हुआ और वो था चीयर लीडर्स के साथ। ये अपने स्कूल के कंप्यूटर पर बहुत ही घटिया कंटेंट कंज्यूम किया करता था, हम कह सकते हैं पोर्नोग्राफी देखा करता था। और अब वो चीयर लीडर से रिलेटेड वीडियोस देखने लगा था, यानी कि उससे रिलेटेड गंदे वीडियोस देखने लगा था। और आप ये सोचिए कि ये अपने स्कूल में बैठकर स्कूल टाइम पर स्कूल कंप्यूटर पर ये सारी चीजें देख रहा था। अब इसका ये जो क्रीपी ऑब्सेशन था उसके कारण ये चीयर लीडर्स को फैंटेसाइज करने लगा, जो कि छोटे बच्चे थे। ये उनके प्रैक्टिसेस में चला जाता था, वहां खड़े होकर उनको प्रैक्टिस करता हुआ देखता था। ये वहां जाकर भी उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा दिया करता था, क्योंकि ये था ये घटिया आदमी। लेकिन कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था, हम यही कह सकते हैं। उसके बाद इसका एक नया ऑब्सेशन शुरू हुआ और वो था योगा के प्रति।
अब इसने इस तरह की पोर्नोग्राफी कंज्यूम करनी शुरू की जिसमें किसी भी तरीके से योगा इंक्लूड होता था। ये लगातार अपने स्कूल के कंप्यूटर में अलग अलग तरीके का इस तरह का कंटेंट देख रहा था, लेकिन फाइनली एक दिन ये सब कुछ देखता हुआ वो पकड़ा गया और थैंकफुली उसको तुरंत ही वहां से फायर कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वो कभी भी एक टीचर नहीं बन पाया, उसको एज अ टीचर कभी भी कोई भी जॉब नहीं मिली, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं 2018 की तरफ। स्कॉट जल्दी ही 40 इयर्स ओल्ड होने वाला था। आज के केस के जो टेरेबल इवेंट्स हैं अब वो जल्दी ही सामने आने वाले थे, लेकिन स्कॉट की लाइफ पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से बिखर गई थी। उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल रहने लगा था, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। उसका जितना भी पैसा था जो कि उसने अभी तक अपनी सेविंग्स में रखा था, वो उसके स्टूपिड सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कराने में खर्च हो चुका था। उसके बैंक अकाउंट में उस समय केवल $30 थे। उसने एक तरह से अपना ख्याल रखना भी बंद कर दिया था। वो जॉब तो कर ही नहीं रहा था, तो वो लगातार अपने पेरेंट्स से पैसा मांगता रहता था, एक तरह से उनसे भीख मांगता रहता था और अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराने की जिद करता रहता था। हालांकि कई बार उसके पेरेंट्स पैसा दे भी देते थे, लेकिन हर बार नहीं देते थे। वो पूरी तरह से अभी भी पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड था। वो लगातार योगा से रिलेटेड या चीयर लीडिंग से रिलेटेड जो घटिया कंटेंट थे उसको कंज्यूम करता रहता था। लेकिन इस समय तक उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो अब लगातार साइकेट्रिस्ट से मिल रहा था और उसका एंटी एंजाइटी मेडिकेशन भी शुरू हो गया था। लेकिन शायद ऐसा सब कुछ होने में काफी देर हो चुकी थी, यानी कि उसका इलाज पहले ही हो जाना चाहिए था। स्कॉट उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहां से कोई भी रिटर्न पॉसिबल शायद था ही नहीं। उसने पूरी तरह से अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया था और उसको ऐसा लगने लगा था कि अब उसके पास जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं है, जीने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। और अब उसने अपना जो प्लान अभी तक उसने अपने दिमाग में रखा हुआ था उसको एक्शन में लाने का डिसीजन लिया, यानी कि वो अपने आइडल इलियट रॉजर के एक्शंस को रेप्लिकेट करना चाहता था और इस बारे में वो काफी लंबे समय से फैंटिसाइज कर रहा था। वो वैसे तो पूरी सोसाइटी से बदला लेना चाहता था, लेकिन स्पेशली औरतों से, और ऐसा उसने करने का डिसीजन ले लिया था। वो इंसेल्स के नाम पर बहुत सारे लोगों का मर्डर करना चाहता था। तो समर ऑफ 2018 में अब स्कॉट ने अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी। वो पहले ये समझना चाहता था कि उसको ये जो मर्डर्स करने हैं, मास मर्डर्स, वो उसको असल में करने कहाँ हैं। पहले वो अपनी लोकेशन चुनना चाहता था। वो चाहता था कि जितना ज्यादा डैमेज वो कर पाए, जितने ज्यादा लोगों को मार पाए, उतने ज्यादा लोगों को मारे ताकि उसका नाम हो। फिर उसने लोकेशन चुन ली कि उसको कहां पर ये सारे मर्डर्स करने हैं, और वो था एक चीयर लीडिंग कैंप। उसको पता था कि इस कैंप में बहुत सारी यंग गर्ल्स होंगी, इस तरह की लड़कियां जिनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि लड़कियों ने कभी भी उसको घास नहीं डाली थी। इसके अगले कुछ हफ्तों तक स्कॉट लगातार इस तरह की पोर्नोग्राफी को कंज्यूम कर रहा था जिसमें बहुत सारी चीयर लीडर्स इन्वॉल्व थी। वो अपने आप को तैयार कर रहा था जो कुछ उसे आगे करना था। जब भी वो इस तरह का कंटेंट देखता था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसे ऐसा लगता था कि इन्हीं लड़कियों ने उसको धोखा दिया है। उसके बाद उसने एक नई पिस्टल खरीदी और एक शूटिंग रेंज में पहुंचा प्रैक्टिस करने के लिए। उसको फायर करने की प्रैक्टिस करने लगा और उसके बाद 30 ऑफ जुलाई के दिन, यानी केवल एक हफ्ते बाद जबकि उसने ये गन खरीदी थी, वो पनामा सिटी बीच पहुंच गया और जिस चीयर लीडिंग कैंप में उसको हमला करना था वो वहां की तलाश में लग गया। अब उसको जानना था कि आखिर उसकी मंजिल है कहाँ। उस कैंप को ढूंढकर वो वहां पर पहुंच गया। उसको वहीं पर अपना हमला करना था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन स्कॉट ने अपना दिमाग चेंज कर दिया। शायद उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने ये डिसाइड किया कि वो इस काम को फिलहाल नहीं करना चाहता। वो वहां से निकला, ट्रैवल करके वापस अपने घर आया और उसके बाद उसने कोई नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब वो किसी भी चीयर लीडिंग कैंप पर हमला नहीं करने वाला था। अब उसने अगले कई दिन इसी सोच विचार में गुजारे कि आखिर उसको करना क्या है और कहाँ करना है। उसको बहुत सारे लोगों की हत्या करनी है, इस बारे में तो वो पूरी तरह से श्योर था। वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी डालना चाहता था, यानी कि जितने ज्यादा लोग मरे उतना ही उसका प्लान सक्सेसफुल होता। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ पे करे। और रैंडमली एक बार उसने अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड को बहुत सारे वीडियोस भेजे जो कि ज्यादातर बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक थे, यानी उसमें इस तरह की बातें थी कि जो आदमी होता है वही मुखिया होता है और जो औरतें हैं उनकी स्लेव्स जैसी जगह है समाज में। और बहुत सारे अपने सॉन्ग्स भी भेजे जो कि उसने खुद क्रिएट किए थे। जब उसके फ्रेंड ने सारा कंटेंट देखा तो उसको बहुत ज्यादा चिंता हुई।
उसको ऐसा लग रहा था कि ये आदमी कोई भी कांड कर सकता है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसके फ्रेंड ने FBI को कांटेक्ट किया, उनको वो सारे वीडियोस और सॉन्ग भेजे और उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन जो FBI थी उसने पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कॉट जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अभी उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो केवल गाने गा रहा है। तो उसको कोई भी गाना गाने के लिए पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसी भी तरह के वीडियो बना सकता है, उसमें कुछ भी बोल सकता है, वो किसी भी तरीके के सॉन्ग लिख सकता है, और ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है, जो कि पूरी तरह से फेयर है। हालांकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी, स्पेशली जब उनको पता था कि ये जो व्यक्ति है ये इलियट रॉजर को आइडलाइज करता है। उनको ये भी बता दिया गया था कि इसका एक बहुत ही कंसर्निंग पास्ट रहा है, किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद भी FBI ने इसको इग्नोर कर दिया, जिसके बारे में आगे चलकर ये लोग काफी पछताने वाले थे। उनको पता ही नहीं था कि वो तो एक बहुत ही डेडली मर्डर अटैक को प्लान कर रहा है और फिलहाल उसी की प्लानिंग में बिजी है। 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच स्कॉट ने बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग सर्चेस की, यानी कि गूगल सर्चेस की। वो एक लोकल योगा स्टूडियो ढूंढने में बिजी था। उसने बहुत सारे लोकल योगा स्टूडियोज के बारे में सर्च किया, उनकी क्लासेस के बारे में सर्च किया, उनके सारे डिटेल्स निकाले कि यानी इन क्लासेस में कितने लोग आते हैं, वो कितनी बिजी रहती हैं, जिनमें केवल महिलाएं होती हैं, ऐसी क्लासेस को सर्च किया, किस तरह की महिलाएं आती हैं, किस उम्र की महिलाएं आती हैं, कौन सी टाइमिंग्स हैं। तो इस तरह के सारे सर्चेज उस समय वो कर रहा था और फाइनली उसने एक पर्टिकुलर योगा स्टूडियो को चुना जिसका नाम था हॉट योगा। ये जो हॉट योगा स्टूडियो था ये भी टैलाहासी में था। उसके बाद ये चाहता था कि मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए इस हॉट योगा क्लासेस के बारे में। उसने पहले तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा इंक्वायरी की कि इसमें क्लासेस कितनी ज्यादा बिजी रहती हैं। इसके अलावा उसने ये भी अटेम्प्ट किया कि वो एक बुकिंग कर ले एक योगा क्लास की ऑनलाइन, लेकिन जब भी वो बुकिंग करने के लिए ट्राई करता था कोई भी इसकी कॉल्स उठाता ही नहीं था या इसकी कॉल्स को इग्नोर कर दिया जाता था। जो भी रीजन होगा, हो सकता है कि इनकी ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हो। तो अब जब फोन पर बात नहीं बनी तो स्कॉट ने डिसाइड किया कि बस वो एक दिन वहां पर पहुंच जाएगा। उसने एक होटल रूम बुक किया जो कि इस योगा क्लासेस के बगल में ही था और ये नवंबर की शुरुआत का समय था। इस होटल रूम में रहने के बाद ये 2 नवंबर 2018 के दिन अपने होटल रूम से बाहर निकलता है। उस दिन स्कॉट को पता था कि उसका जो ऑफुल प्लान है उसको आज एक्शन में लाना है। उसने अपना एक फाइनल सॉन्ग पब्लिक के लिए अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल में। इस सॉन्ग में स्कॉट के सारे फ्रस्ट्रेशन दिखते हैं, उसके फेलियर्स इंक्लूड किए, उसने अपनी सारी जॉब्स के बारे में बताया, औरतों के साथ अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, या फिर जो भी उसकी जिंदगी में कमी थी उसके बारे में इस गाने में उसने बात की है। उसके जिंदगी में क्या गोल्स थे, क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में भी बात की है। उसके बाद इसने अपने सारे के सारे 27 सॉन्ग्स एक दूसरी ऑडियो वेबसाइट में अपलोड किए जो कि आज भी मौजूद है। अब ये उसके सारे सॉन्ग्स हैं नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन 27 उसने अपलोड किए थे। उसके बाद अपने होटल रूम से निकलने से पहले स्कॉट ने एक नोट लिखा जिसमें उसने लिखा था, इफ आई कांट फाइंड वन डिसेंट फीमेल टू लिव विद, आई विल फाइंड मैनी इनडिसेंट फीमेल्स टू डाई विद। और बाकी इस नोट में उसने क्या लिखा था ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर उसको एक महिला नहीं मिलती है जिंदगी गुजारने के लिए तो वो इन सब के साथ मरना पसंद करेगा, इनको मारने के बाद। उसने इसमें ये लिखा कि इन महिलाओं को उनके एरोगेंस की, उनके इनडिफरेंस की सजा मिलने वाली है। वो आज एक्सपोज हो जाएंगी और उनको पनिश किया जाएगा। आज मैं उनको पनिश करूंगा, उनको मारकर, और इस समय मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, ये सारी चीजें मॉरली करेक्ट हैं। इसमें उसने ये लिखा था। उसके बाद उसी दिन यानी कि 2 नवंबर 2018 के दिन शाम के करीब 5 बजे स्कॉट अपने होटल रूम से बाहर निकला। उसके पास उसकी पिस्टल थी जो कि उसने एक हफ्ते पहले ही खरीदी थी और एक योगा मैट भी था। वो सीधा योगा स्टूडियो पहुंचा। उसको पता था कि क्लासेस 5:30 पर शुरू होंगी। वो स्टूडियो के बाहर पहुंच गया था और इधर उधर टहल रहा था। ये सब कुछ अगले 20 मिनट तक उसने किया। उसके बाद वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट थी पहले बाहर, उससे उसने बहुत सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। अंदर जो क्लास है उसके बारे में उसने पूछना शुरू किया कि अभी अंदर कितने लोग जाएंगे, उसमें से कितनी महिलाएं होंगी, कितने लोग हैं वहां पर आने वाले। उसको जो नंबर बताया गया उसको सुनकर वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि उसको बहुत सारे लोग चाहिए थे हत्या करने के लिए,
लेकिन उसको जो नंबर बताया गया था कि कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं, वो उसके हिसाब से काफी कम थे। फिर उसने ये पूछा कि कोई क्राउडेड क्लास भी होगी क्या, यानी कि जिसमें ज्यादा लोग होंगे। तो रिसेप्शनिस्ट ने साफ मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं, हमारी कोई भी क्राउडेड क्लास नहीं है। इसके बाद शाम के 5:30 PM का समय हो गया, क्लास शुरू होने वाली थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आगे की ये जो क्लास होने वाली है वो कितनी ज्यादा ट्रेजिक होने वाली थी। खैर, ये क्लास शुरू होती है। ज्यादातर जो महिलाएं थी वो इस क्लास में आने वाली थी, उनको ज्वाइन करने वाली थी। इस क्लास में करीब 10 लोग थे। इन 10 लोगों में एक थी नैन्सी वान वेसम। नैन्सी की उम्र थी 61 ईयर्स। वो एक डॉक्टर थी और वो एक लार्ज हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, जो कि फ्लोरिडा में था, वहां पर एक चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करती थी। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत से काम करके गुजारी थी। वो दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती थी, दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखती थी। वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि लोगों को बहुत ही कम पैसे में या हो सके तो मुफ्त में इलाज मिल सके। इसके अलावा वो मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासेस भी लेती थी। वो लगातार उनको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती थी। और नैन्सी की फैमिली भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनकी 3 बेटियां थी। अपनी तीनों ही बेटियों से ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा प्यार था और उनको भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। कभी कभी अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकालकर वो योगा क्लासेस ले लेती थी। वो मल्टीपल टाइम्स एक वीक में इन क्लासेस को लेती थी। बिल्कुल रेगुलर तो नहीं थी, लेकिन अक्सर इन क्लासेस में आया करती थी। और जब भी वो इन क्लासेस में आती थी, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती थी। जब भी वो रूम में एंटर करती थी तो रूम फुल ऑफ एनर्जी हो जाया करता था। उसके बाद 2 नवंबर 2018 के दिन भी नैन्सी क्लास के अंदर एंटर करती हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी योगा करने के लिए। लेकिन ट्रेजिकली उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। एक और व्यक्ति जिसने इस योगा क्लास को उस दिन ज्वाइन किया था, वो एक लड़की थी जिसका नाम था मोरा बिंकले। मोरा की उम्र थी 21 ईयर्स और वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, उसी यूनिवर्सिटी की जिसमें स्कॉट भी पढ़ाई कर चुका था। मोरा के बारे में बताया जाता है कि वो एक बहुत ही अमेजिंग लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी। फिलहाल वो मीडिया स्टडीज कर रही थी और जर्मन पढ़ रही थी। और जल्दी ही, कुछ महीनों के बाद ही, वो ग्रेजुएट करने वाली थी यूनिवर्सिटी से। उसको यूरोप में ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद था। वो बहुत काइंड थी और हमेशा लोगों को देखकर स्माइल करती थी। ऐसा भी बताया जाता है कि वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थी। वो भी अपने खाली समय में योगा करना पसंद करती थी। और आज की क्लास यानी कि फ्राइडे क्लास के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन सैडली इस क्लास का एक बहुत ही दुखद अंत होने वाला था। अभी ये क्लास चली रही थी, करीब 5:35 का समय हो चुका था। स्कॉट उस समय अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स जहां पर थे उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो वहां पर अपनी क्लास अटेंड करने के लिए आया है। अब वहां पर जो इंस्ट्रक्टर था उसने स्कॉट से कहा कि तुम अपने शूज और सॉक्स बाहर निकाल कर आओ और अपनी सारी की सारी बिलोंगिंग्स को एक कबी में डाल दो। ये जो कबी थी, हम कह सकते हैं कि बास्केट थी, ये रूम में ही एक साइड पर रखी हुई थी। वहीं पर अपना सारा सामान रखना होता है। अब स्कॉट उठता है, वहां पर चलकर जाता है। वो सबको ऐसा दिखाता है कि जैसे अपना योगा मैट अनरैप कर रहा है। लेकिन उससे पहले वो इंस्ट्रक्टर से कहता है, बट आई हैव वन क्वेश्चन। और उसके बाद वो अपना योगा मैट खोलकर उसके अंदर से गन निकालता है और अपना ये जो अटैक था, डेडली अटैक, इसको शुरू कर देता है। ये रैंडमली लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब पूरे योगा स्टूडियो में ऑब्वियसली केओस हो जाता है। इंस्ट्रक्टर चिल्लाने लगता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन स्कॉट लगातार फायर कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास शुरू हो गई थी और ज्यादातर लोग इस समय योगा पोज में थे। कुछ लोगों की आंखें बंद थी और उनको पता ही नहीं चला कि कब ये जो केओस है या हम कह सकते हैं अटैक है, वो शुरू हो गया। जैसे ही इसने अटैक शुरू किया, एक महिला ने इसकी तरफ देखा और सीधा स्कॉट ने उसके पैर में गोली मार दी। तभी एक महिला उठी और वहां से बाहर भागने लगी। तब स्कॉट ने उसको 3 बार गोली मारी। एक गोली लगी लेफ्ट आर्म में, दूसरी लगी लेफ्ट लेग में और एक लगी टॉर्सो में। कुछ ही सेकंड्स में वहां पूरी तरह से केओस फैल चुका था। हर कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कॉट लगातार लोगों को एम कर करके गोली मार रहा था। स्कॉट ने अब तक गोली मारकर करीब 6 लोगों को घायल कर दिया था। लोग वहां से उठकर बाहर भाग रहे थे, लेकिन लगातार ये लोगों के ऊपर गोलियां मारता जा रहा था। और इसमें नैन्सी और मोइरा भी शामिल थे, जिसके बारे में मैंने पहले बात की। ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब स्कॉट जितनी ज्यादा गोलियां मार सकता था उसने फायर किए, लेकिन उसके बाद उसकी गन जाम हो गई।
अब जब एक मेंबर ऑफ स्टाफ ने ऐसा देखा तो उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। वो समझ गया था कि इसकी गन जैम हो गई है और ये कुछ समय के लिए अब इसमें बिजी रहने वाला है। वो भागता हुआ स्कॉट की तरफ गया और स्कॉट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक वैक्यूम था, यानी वैक्यूम क्लीनर, उससे लगातार ये स्कॉट के ऊपर हमला कर रहा था। वो बस ये चाह रहा था कि इससे किसी भी तरीके से गन छीन ले। इधर जो बाकी लोग थे योगा स्टूडियो में, उनको चांस दिखा वहां से भागने का। इधर जो स्कॉट था वो पूरी तरह से स्टन रह गया था कि किसी ने उससे लड़ने की कोशिश की है। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि कोई उससे लड़ भी सकता है। अब जो स्टाफ मेंबर था जो इससे भिड़ गया था, उसने स्कॉट को फ्लोर पर गिरा दिया और उससे लगातार लड़ाई करने लगा, उससे गन छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस समय तक भी लगातार स्कॉट अपनी गन को सही करने में लगा था और फाइनली उसने अपनी गन सही कर ली। वो दोबारा से काम करने लगी। अब स्कॉट को ऐसा लगा कि शायद ये लोग मुझे कंट्रोल कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे और अब शायद मैं इस अटैक को जारी नहीं रख सकता। तो इसने सीधे उस गन का मुंह अपनी तरफ किया और अपने ऊपर फायर किया। और ये जो उसने गोली मारी थी अपने सिर में मारी थी। और फाइनली स्कॉट अपनी जान लेने में कामयाब हो गया था। यानी कि उसको कभी भी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। जो कुछ भी कांड उसने किया था उसके लिए उसे कभी भी किसी को भी फेस नहीं करना पड़ा। अब मैं आपको इस डेडली अटैक का थोड़ा आफ्टर मैथ भी बता देती हूँ। वहां पर तुरंत ही इमरजेंसी सर्विसेज के लोग आ गए थे। बहुत सारे लोग वहां पर घायल हो गए थे, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इन सब का इलाज तुरंत ही शुरू हो गया था, लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। इस ट्रेजिक अटैक में वो 2 लोग मारे गए जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। एक थी 61 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर नैन्सी और दूसरी थी 21 ईयर्स ओल्ड मोइरा बिंकले। इन दोनों की वहां पर जान चली गई, वो भी बिना किसी रीजन के। उनकी जान एक ऐसी जगह गई थी जिसके डेंजरस होने की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो तो वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स होने गए थे, अपना समय बिताने के लिए गए थे, अपनी हेल्थ सुधारने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। खैर, इस केस के बाद यानी इस अटैक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, बहुत सारी रिसर्च शुरू हुई, स्कॉट के बैकग्राउंड को खंगाला गया और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्कॉट आखिर है कौन और इसने ऐसा किया क्यों है। जब उसकी ठीक से जांच की गई तो ये समझ में आ गया था कि इस व्यक्ति ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स समय समय पर शो किए थे। बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे उसके बैकग्राउंड में, लेकिन किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, हर किसी ने इसको इग्नोर किया और इस कारण से ही वो इतना बड़ा अटैक करने में कामयाब रहा। और जब ये पब्लिक को पता चला कि ये तो इस तरह का व्यक्ति था और इस तरह से खुलेआम घूम रहा था, तो ऑब्वियसली लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अपसेट हुए, क्योंकि उनको पता था कि इसको रोका जा सकता था। और क्योंकि इसने खुद की अपनी जान ले ली थी तो इसलिए इसका कोई भी ट्रायल ऑब्वियसली नहीं हुआ। इसको कभी भी कानून का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इन 2 महिलाओं की हत्या के बाद लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर उतरा। लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और इन दोनों महिलाओं को ऑनर करने के लिए अपना अपना योगा मैट लेकर अपने घर से बाहर निकले। स्पेशली महिलाएं, उन्होंने सड़कों पर उस दिन योगा मैट बिछाकर योगा किया, एक तरह से इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इस घटना को हुए अब कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जो योगा स्टूडियो है वो आज भी ओपन है, यानी कि अभी भी वो चल रहा है और अभी भी उन दोनों महिलाओं को लोग वहां पर याद करते हैं। बाद में मोरा के पेरेंट्स ने एक फाउंडेशन शुरू किया अपनी बेटी के नाम पर। इसको इन्होंने नाम दिया मोराज वॉइस। ये जो फाउंडेशन है ये रिसर्च करती है, फंड रेज करती है और फोकस करती है ऐसी चीजों पर जिससे कि वायलेंस को रोका जा सके। ऐसे वायलेंस को जो कि नफरत के कारण होते हैं, स्पेशली जो औरतों और बच्चियों के खिलाफ होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये केस तो यहीं पर खत्म होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा। कैसा तो क्या लगा होगा, बहुत ही ट्रेजिक केस है, लेकिन इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस घटना को बहुत पहले ही रोका जा सकता था, अगर जो भी पुलिस वाले थे या हम कह सकते हैं FBI थे या इसके फैमिली मेंबर्स थे ये थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देते? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी रिपोर्ट की, इसको अरेस्ट किया गया, तो मेन गलती जो मुझे लगती है वो पुलिस की लगती है, जिन्होंने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया और वो भी एक बार नहीं कई बार। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक एक कमेंट कर दीजिए और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करती हूँ। नॉन क्राइम वीडियो ज्यादातर वो रहता है, उसको भी प्लीज अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।